हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 2 ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2024 टू 25। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिज्म कंसेप्ट एंड ओलंपिक्स वैल्यूज, जिसमें हम देखेंगे एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हम देखेंगे जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिक्स सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे आईओसी, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा ओलंपिज्म कंसेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज, जिसमें हम देखेंगे एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ओलंपिज्म होता क्या है। तो दोस्तों जो ओलंपिज्म है वो एक फिलॉसफी है ओलंपिक गेम्स की। और ओलंपिज्म ओलंपिक गेम्स में इसलिए चाहिए होता है ताकि दोस्तों वो लोग एक वे ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकें, जिसमें दोस्तों वो स्पोर्ट को कल्चर के साथ, एजुकेशन के साथ जोड़ सकें और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बरकरार रख सकें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि ओलंपिक जो होता है वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स पार्ट लेते हैं। वो लोग दोस्तों अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। तो अगर वो लोग दोस्तों मिलजुल कर खेलेंगे, फेयर प्ले से खेलेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो इससे दोस्तों इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। मतलब दोस्तों सब लोग साथ हैं, ऐसी भावना आएगी उन सब के बीच में। तो अब हम देख लेते हैं ओलंपिक वैल्यूज या फिर वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म। तो दोस्तों इसमें 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। सबसे पहला है एक्सेलेंस, दूसरा है फ्रेंडशिप और तीसरा है रिस्पेक्ट। एक्सीलेंस का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन को, सभी एथलीट को ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो लोग पार्ट इसलिए लें कि उन्हें जीतना ही है। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि उन लोगों को जीतने के लिए नहीं खेलना है, उन लोगों को दोस्तों अपना भी कंट्रीब्यूशन देना है, इसलिए उन्हें खेलना है। वहां से दोस्तों उन्हें कुछ कुछ चीजें सीखनी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है डे बाई डे, और वहां के दोस्तों हेल्दी कंडीशंस को एंजॉय करना है। तो यही दोस्तों एक्सीलेंस का मतलब है। सेकेंड है फ्रेंडशिप। तो दोस्तों फ्रेंडशिप का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी एथलीट ओलंपिक्स में पार्ट लेंगे उन लोगों को दोस्तों सभी दूसरे एथलीट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके साथ में दोस्तों उन हेल्दी कंडीशंस को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो सभी लोग 4 साल बाद ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए आए हैं। और हर 4 साल बाद ऐसे ही सारे एथलीट्स मिलते हैं और वो लोग साथ में दोस्तों ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का ट्राई करते हैं। और दोस्तों जो फ्रेंडशिप है वो दोस्तों ओलंपिक मूवमेंट के द्वारा ही आ पाएगा। मैं आपको दोस्तों आगे बताऊंगा कि ओलंपिक मूवमेंट होता क्या है। और दोस्तों जो फ्रेंडशिप है वो दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो कि दोस्तों सभी इंडिविजुअल्स, सभी एथलीट के बीच में दोस्तों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखता है। और थर्ड है दोस्तों रिस्पेक्ट। इसका मतलब है दोस्तों कि जितने भी लोग, जितने भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, उन्हें दोस्तों अपने कॉम्पिटिटर्स की, अपने ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो दोस्तों ओलंपिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि ओलंपिक्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। तो यही दोस्तों कुछ ओलंपिक वैल्यूज थे। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हम देखेंगे जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन होता क्या है। तो दोस्तों ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसका एम है अलग अलग ओलंपिक मूवमेंट के वैल्यूज को प्रमोट करना स्कूल्स में, कम्युनिटीज के अराउंड। अब ये जो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन जो है ये कौन कौन से वैल्यूज को प्रमोट करती है। तो दोस्तों ये प्रमोट करती है अलग अलग कुछ वैल्यूज को, जैसे कि जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन सभी वैल्यूज को डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जॉय ऑफ एफर्ट। तो दोस्तों जॉय ऑफ एफर्ट एक वैल्यू है। जॉय ऑफ एफर्ट मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, उसका कोई भी गोल है और अगर वो उसे अचीव कर लेता है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स डालता है अपने गोल के लिए, और उससे जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है, इसी को हम जॉय ऑफ एफर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग चैलेंजेस को फेस करता है, अलग अलग चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, मतलब वो दोस्तों सक्सेस को अचीव कर लेता है।
तो दोस्तों जॉय ऑफ एफर्ट इसी चीज को एनकरेज करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फेयर प्ले। तो दोस्तों फेयर प्ले भी एक वैल्यू है और दोस्तों ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ओलंपिक मूवमेंट का। फेयर प्ले का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी एथलीट उस कंपटीशन के, उस स्पोर्ट्स प्रोग्राम के रूल्स को रिस्पेक्ट करता है, ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट करता है और दोस्तों वो स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को भी अपहोल्ड करता है। तो यही दोस्तों फेयर प्ले कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ये भी एक वैल्यू है ओलंपिक मूवमेंट का और ये एक फंडामेंटल मतलब बेसिक वैल्यू है ओलंपिक मूवमेंट का। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ये कहता है कि दोस्तों कोई भी एथलीट अगर दूसरे एथलीट्स को, दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छे से ट्रीट करता है विद डिग्निटी, उन्हें अंडरस्टैंड करता है एंड कंपैशन रखता है। और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ये जो वैल्यू है अगर हम स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे समझें तो ये भी यही बताता है कि कोई भी अगर एथलीट है वो दूसरे अपने साथ वाले एथलीट्स का, अपने कॉम्पिटिटर्स का रिस्पेक्ट करता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करता है, अपने टीममेट्स को रिस्पेक्ट करता है, कोचेस को, ऑफिशियल्स को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें अंडरस्टैंड करता है, तो यही हमारा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स की जो वैल्यू है ये हमें बताती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस ये भी एक वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये बताती है कि कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अगर कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करता रहता है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करता है और स्पोर्ट्स कंपटीशन में, स्पोर्ट्स इवेंट्स में परफॉर्म करता है, तो यही चीज़ दोस्तों परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो वैल्यू है ये हमें बताती है। और अगर हम इसे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के कंटेक्स्ट से समझें तो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस ये बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने हाई गोल्स को बनाता है, उसके लिए वो अच्छे से मेहनत करे, हार्ड वर्क करे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। मतलब उस एथलीट को ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए और जितने भी उन्होंने जो गोल्स बनाए हैं उसके बीच में जो जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको वो ओवरकम करे और परफॉर्मेंस दे अपना। तो यही परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस की जो वैल्यू है ये हमें बताती है। लास्ट है हमारा बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। तो दोस्तों द बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड ये भी एक वैल्यू है और दोस्तों ये वैल्यू हमें ये बताती है कि कोई भी एथलीट जो है उसे हेल्दी रहना चाहिए, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए। बैलेंस लाइफस्टाइल का मतलब है कि वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, इमोशनली भी फिट हो। तो यही जो वैल्यू है बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड ये हमें बताती है। और अगर हम इसे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट से समझें तो यहाँ पर भी दोस्तों यही बताया जा रहा है कि कोई भी एथलीट है वो अगर अपने बॉडी, विल और माइंड के बीच में बैलेंस रखता है, बॉडी को वो कैसे फिट रख सकता है, तो बॉडी को वो फिट रख सकता है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करके, एजिलिटी को मेंटेन करके, एंड्योरेंस को मेंटेन करके और साथ ही साथ अब वो विल और माइंड को कैसे फिट रख सकता है या बैलेंस रख सकता है, रिलैक्सेशन के थ्रू, माइंडफुलनेस के थ्रू, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को सीख कर। इन सभी चीज़ों से कोई भी पर्सन जो है अपने बॉडी, विल और माइंड के बीच में बैलेंस रख सकता है और यही पूरी चीज़, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें बताती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एंशिएंट ओलंपिक्स को। तो दोस्तों जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो स्टार्ट हुआ था ओलंपिया वैली में 776 BCE में। एंशिएंट ओलंपिक्स के फादर कौन है? तो दोस्तों जो एंशिएंट ओलंपिक्स है उसके फादर है हरकुलिस, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही एंशिएंट ओलंपिक्स को सबसे पहले कंडक्ट करवाया था। तो दोस्तों जो हरकुलिस थे वो बेटे थे गॉड ज्यूस के और उन्होंने दोस्तों एंशिएंट ओलंपिक्स को अपने फादर के रिस्पेक्ट में, अपने फादर को डेडिकेट करते हुए उनके ऑनर में एंशिएंट ओलंपिक्स को कंडक्ट करवाया था। तो दोस्तों जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो दोस्तों एक रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट था। किनके लिए? जो ग्रीक लोग थे, मतलब जो लोग ग्रीस में रहते थे उन लोगों के लिए एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स वो दोस्तों एक रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट था और ये लोग सेलिब्रेट करते थे एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स को। तो दोस्तों अगर हमें पता है कि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट था तो यहाँ पर दोस्तों कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो किया जाता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रिचुअल्स को यहाँ पर फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों एंशिएंट ओलंपिक गेम को स्टार्ट करने से पहले जो जितने भी लोग थे वो सब लोग दोस्तों प्रेयर्स को ऑफर करते थे। यहाँ पर दोस्तों एनिमल सेक्रीफाइस भी किया जाता था। एनिमल सेक्रीफाइस का मतलब होता है दोस्तों जानवरों का बलिदान देना। तो दोस्तों यहाँ पर एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में जो पिग होते थे, मतलब दोस्तों जो सुअर होते हैं, उनका दोस्तों बलिदान दिया जाता था गॉड को। अब वो गॉड कौन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गॉड है दोस्तों गॉड ज्यूस, जो कि दोस्तों ग्रीक लोगों के गॉड हैं। और दोस्तों ये जो एंशिएंट ओलंपिक्स होते थे ये दोस्तों कंटिन्यूअसली 5 दिन तक चलते थे। एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स में जो एथलीट पार्टिसिपेट करते थे वो 1 महीने पहले से ही प्रैक्टिस में लग जाते थे और ये इवेंट उसके बाद 5 दिन तक चलता था। 5 दिन तक उसमें क्या क्या होता था तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों ये जो 5 दिन तक ओलंपिक्स चलते थे उसमें पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी, दूसरे दिन कुछ एनिमल गेम्स होते थे, तीसरे दिन फुट रेस होती थी, चैरियट रेस होती थी। चैरियट रेस का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग रथ होंगे, उनके रेस होते थे, थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स होते थे। चौथे दिन दोस्तों आपका बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग होता था। स्वॉर्ड फाइटिंग का मतलब होता है दोस्तों तलवारबाजी। और पांचवें दिन दोस्तों यहाँ पर होता था क्लोजिंग सेरेमनी, और जो लोग दोस्तों विनर्स होते थे उनको प्राइज भी मिलते थे। मतलब पांचवें दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता था। अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मतलब अवार्ड्स दिए जाते थे। तो हम देख लेते कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते थे। तो यहाँ पर दोस्तों अवार्ड्स में सबसे पहला जो अवार्ड है वो यही है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट और ऑनर काफी ज्यादा दिया जाता था प्लेयर्स को। सेकेंड है दोस्तों फूड ग्रेन्स और एनिमल्स। तो दोस्तों जो भी विनर्स होते थे उन्हें फूड ग्रेन्स या फिर एनिमल्स दे दिया जाता था। थर्ड है ओलिव लीव्स क्राउन। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी प्लेयर्स होते थे उनको ओलिव लीव्स का क्राउन दिया जाता था। मतलब जो ओलिव के पत्ते हैं उसका एक मुकुट टाइप का बना के दिया जाता था, जैसे कि आप साइड में इमेज में भी देख पा रहे होंगे। फोर्थ है दोस्तों स्टैचूज ऑफ विनर्स। मतलब दोस्तों जो लोग विनर्स होते थे उनके स्टैचूज को भी बनवाया जाता था वहां पे। और फिफ्थ है पोएम्स इन प्रेज ऑफ विनर्स। मतलब दोस्तों जो विनर्स होते थे उनके लिए कुछ पोएम्स को गाया जाता था। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स होते थे यहाँ पर दोस्तों रूल्स क्या क्या होते थे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला रूल यही था प्लेयर्स के लिए कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी लोग दोस्तों ग्रीस से ही बिलोंग करने चाहिए। मतलब वो सारे पर्सन, सारे एथलीट ग्रीक होने चाहिए। सेकेंड रूल ये था दोस्तों कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते थे, मतलब जो भी प्लेयर्स होते थे, उनको 1 महीने पहले ही ओलंपिया में पहुंचना होता था और वहां पर वो लोग प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद 5 दिन तक ये ओलंपिक्स चलता था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और थर्ड रूल दोस्तों यहाँ पर ये था कि जो वुमेन है वो लोग दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे किसी भी गेम में, किसी भी कंपटीशन में, और उन लोगों को अलाउ भी नहीं था कि वो लोग किसी भी गेम्स को देखें। मतलब सिर्फ यहाँ पर मैन ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। और दोस्तों जितने भी एमेचर स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, एमेचर स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब वो लोग जो कि शौक के लिए किसी गेम को खेलते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी शाम में कोई गेम खेलने चले जाते होंगे, क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, तो आप क्या कर रहे हैं, आप शौक के लिए खेल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ होते हैं प्रोफेशनल्स जो कि उस गेम को एज अ प्रोफेशन खेल रहे हैं, जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो एंशिएंट ओलंपिक्स गेम है, यहाँ पर दोस्तों जितने भी प्रोफेशनल्स होते थे, मतलब किसी भी गेम को जो लोग एज अ प्रोफेशन खेलते हैं, वो लोग दोस्तों अलाउड नहीं थे। और जितने भी लोग दोस्तों शौक के लिए किसी भी स्पोर्ट्स को खेलते हैं वो लोग दोस्तों यहाँ पर अलाउड थे। और लास्ट रूल है दोस्तों इसका कि जितने भी सैवेज पर्सन्स होते थे और कन्विक्टेड पर्सन्स होते थे वो लोग अलाउड नहीं होते थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। सैवेज पर्सन्स का मतलब दोस्तों वो लोग जिन्होंने कोई गुनाह किया हो, चोर हो। कन्विक्टेड पर्सन का मतलब होता है वो लोग जो कि नशा करते हों, ड्रग्स लेते हों। उसके बाद दोस्तों एंशिएंट ओलंपिक गेम्स पर बैन लगा दिया गया था किंग थियोडोसियस के द्वारा 394 सीई में। और दोस्तों जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो होते थे वो हर 4 साल में एक बार होते थे। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स को। मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर किसको कहा जाता है, तो मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर हैं पैरी बैरन डी कोबर्टिन, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। मतलब दोस्तों पैरी बैरन डी कोबर्टिन ने ही मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत करी थी। पहला मॉडर्न ओलंपिक्स दोस्तों हुआ था एथियंस में 1896 में। पहले मॉडर्न ओलंपिक्स में दोस्तों 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। और दोस्तों ईयर 1916 में, 1940 में एंड 1944 में कोई भी ओलंपिक गेम्स नहीं कंडक्ट करवाए गए थे। 1916 का ओलंपिक्स नहीं हो पाया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, और 1940 और 1944 का ओलंपिक्स नहीं हो पाया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। उसके बाद दोस्तों 1972 में मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे जो कि मुनीच में हुए थे, जो कि वेस्ट जर्मनी में है। और यहाँ पर दोस्तों 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। तो आप दोस्तों ग्रोथ देख सकते हैं कि 9 कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी और अब 1972 में 122 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मॉडर्न ओलंपिक से ये बन जाता है कि यहाँ पर दोस्तों आपसे कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ कि नेक्स्ट ओलंपिक जो है, जो कि 2024 में होगा, वो दोस्तों पेरिस में करवाया जाएगा, जो कि फ्रांस में है। और दोस्तों आपको ये चीज पता ही है कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं वो दोस्तों हर 4 साल में एक बार कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक सिंबल को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप दोस्तों ये जो साइड में आपको एक लोगो दिख रहा है उसको आप देखते रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिए। तो दोस्तों जो ओलंपिक सिंबल है उसमें दोस्तों 5 ओलंपिक रिंग्स होती है।
मतलब ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं 5, ये रिंग्स हैं और ये सभी रिंग्स दोस्तों इंटरलॉक्ड होती है, मतलब एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इन रिंग्स में दोस्तों अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसमें से दोस्तों 3 कलर्स ऊपर हैं और 2 कलर्स नीचे हैं। ऊपर जो 3 कलर्स हैं वो है दोस्तों ब्लू, ब्लैक और रेड, और नीचे जो 2 हैं वो है दोस्तों येलो और ग्रीन। और दोस्तों ये जो 5 रिंग्स हैं, ये 5 रिंग्स दोस्तों 5 कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट? तो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। और दोस्तों ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं जो कि अलग अलग रिंग्स में हैं, ये सभी कलर्स दोस्तों पैरी बैरन डी कोबर्टिन के द्वारा प्रपोज किए गए थे। उन्हीं के द्वारा ये अलग अलग कलर्स दिए गए थे ओलंपिक सिंबल में। और ये जो दोस्तों अलग अलग रिंग्स जो हैं वो आपस में चिपकी हुई हैं, इंटरलॉक्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग कंटिनेंट्स के बीच में कॉपरेशन और फ्रेंडशिप को शो कर रहा है। मतलब दोस्तों सभी कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, सभी एक साथ हैं और सबके बीच में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। यही दोस्तों ओलंपिक सिंबल का मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो दोस्तों 3 लैटिन वर्ड्स से बना हुआ है। कौन कौन से 3 लैटिन वर्ड्स हैं? तो पहला है सीटीएस, दूसरा है एलटीएस और तीसरा है फोर्टियस। इन तीनों का मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और दोस्तों ये जो ओलंपिक मोटो है ये कॉइन करा गया था फ्रेंच एडुकेटर फादर डिडॉन के द्वारा ईयर 1895 में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग जो है दोस्तों वो क्रिएट करा गया था, मतलब ओलंपिक फ्लैग को बनाया गया था 1913 में बैरन डी कोबर्टिन के सजेशन पर। और दोस्तों ओलंपिक फ्लैग का पहली बार उद्घाटन हुआ था ईयर 1914 में पेरिस में। और उसके बाद दोस्तों ये जो ओलंपिक फ्लैग है इसको पहली बार फहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में 1920 में। ओलंपिक फ्लैग जो है दोस्तों इसमें जो कपड़ा यूज़ किया गया है वो दोस्तों एक वाइट सिल्क का कपड़ा है, जिसमें दोस्तों 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ओलंपिक सिंबल में। उन 5 रिंग्स में दोस्तों अलग अलग 5 कलर्स होते हैं जो कि दोस्तों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। और ये पांचों के पांचों रिंग अलग अलग कलर्स में होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक। और दोस्तों ये सभी रिंग्स चिपके हुए आपको दिख रहे हैं, इंटरलॉक्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में कॉपरेशन और फ्रेंडशिप को शो कर रहा है। मैंने आपको ये सारी चीजें ओलंपिक सिंबल में भी बता दी थी। नेक्स्ट है ओलंपिक ओथ। तो दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी में जो एथलीट होता है होस्ट कंट्री का मतलब दोस्तों ये है कि जहां पर ओलंपिक को कराया जा रहा है, तो उस कंट्री का जो एथलीट है वो दोस्तों अपने हाथ में ओलंपिक का फ्लैग लेगा और एक ओथ लेगा, मतलब दोस्तों वो एक शपथ लेगा सभी दूसरे एथलीट्स के बिहाफ पर। ओथ क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ओथ ये है दोस्तों कि इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs in the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of our teams। और यही पूरा दोस्तों ओलंपिक ओथ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ओलंपिक एंथम। तो दोस्तों जो ओलंपिक एंथम है वो लिखा गया था स्पिरोस समारस के द्वारा, जिसमें दोस्तों जो वर्ड्स हैं वो दिए गए थे ग्रीक पोइट कोस्टिस पलामास के द्वारा 1896 में। और ओलंपिक एंथम को दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1958 में अडॉप्ट कर लिया था। और दोस्तों जो ओलंपिक एंथम है उसको दोस्तों ओलंपिक गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भी प्ले किया जाता है, क्लोजिंग सेरेमनी में भी प्ले किया जाता है, और दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जितनी भी सेरेमनीज होती है वहां पर भी दोस्तों ओलंपिक एंथम को प्ले किया जाता है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे IOC, NOC, IFS, अदर मेंबर्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ओलंपिक मूवमेंट होता क्या है। तो दोस्तों ओलंपिक मूवमेंट एक टर्म है जो कि दोस्तों हर एक पर्सन को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है ओलंपिक गेम्स के बारे में, कि ओलंपिक गेम्स बिगिनिंग में और अभी के समय पर कैसा था, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुए और क्या क्या उसमें ग्रोथ्स हुए। तो इसकी नॉलेज, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना ही ओलंपिक मूवमेंट कहलाता है। तो दोस्तों ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि दोस्तों IOC जिसको दोस्तों हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, NOCs जिसको दोस्तों हम नेशनल ओलंपिक कमेटीज कहते हैं, IFS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, OCOGS ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज फॉर द ओलंपिक गेम्स, और एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए दोस्तों हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको शॉर्ट में हम IOC भी कहते हैं।
तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो दोस्तों मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स की गवर्निंग बॉडी है। मतलब दोस्तों जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उसको गवर्न करने का काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही करती है। आईओसी जो है दोस्तों वो दोस्तों क्रिएट करा गया था पेरी बैरन डी कोबर्टिन के द्वारा 23 जून 1894 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दोस्तों हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट डेमेट्रियस वेकेलस थे। और दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बनाया इसलिए गया था ताकि दोस्तों वो वर्ल्ड में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें एथलीट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। और दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को हर 4 साल बाद कंडक्ट करवाती है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों प्रेसिडेंट। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट को दोस्तों 8 साल के लिए इलेक्ट करा जाता है और उसके बाद दोस्तों जैसे ही उस प्रेसिडेंट के 8 साल पूरे हो जाते हैं उसको दोस्तों री इलेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों करंट टाइम में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो है दोस्तों थॉमस बैच। सेकंड है दोस्तों हमारा वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इलेक्ट करा जाता है और कम से कम 4 वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है। और दोस्तों इन्हें इलेक्ट करा जाता है 4 साल के लिए। और अगर दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स ये चाहें कि हमें इनको रीअपॉइंट करना है तो वो भी दोस्तों वो लोग कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट्स और 10 अदर मेंबर्स। और ये सभी लोग दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सबसे पहला है दोस्तों कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो दोस्तों प्लेस को डिसाइड करती है कि कहाँ पर ओलंपिक्स को करवाया जाएगा। ओलंपिक गेम्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना ये भी काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम दोस्तों ये भी है कि वो इनकरेज करती है स्पोर्ट्स पर्सन को ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स का स्पोर्ट्स पर्सन का पार्टिसिपेशन बढ़े ओलंपिक्स में। और दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये भी इंश्योर करती है कि दोस्तों जो ओलंपिक गेम्स है वो दोस्तों रेगुलरली कंडक्ट होते रहे हर 4 साल बाद। और दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो दोस्तों किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करती है। और दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करती है, सपोर्ट करती है वुमेन्स को ताकि दोस्तों वो लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में। और दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो दोस्तों डोपिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मतलब दोस्तों अगर कोई भी एथलीट डोपिंग करता है, नशा करता है, ड्रग्स लेता है तो ये चीज़ दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। तो यही दोस्तों कुछ फंक्शंस थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। अब हम देख लेते हैं दोस्तों नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ जिसको शॉर्ट में हम एनओसीज कहते हैं। तो दोस्तों जो एनओसी है वो दोस्तों एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है वर्ल्ड वाइड ओलंपिक मूवमेंट का। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों 206 एनओसीज है जिसमें से दोस्तों 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। और जितने भी दोस्तों एनओसीज होते हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और दोस्तों एनओसीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ओलंपिक गेम्स में एलिजिबल होते हैं एंटर करने के लिए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये जो एनओसीज होती है मतलब दोस्तों नेशनल ओलंपिक कमिटीज़, इसका क्या क्या फंक्शंस होता है, ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो दोस्तों जो एनओसीज होती है वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो दोस्तों ये जो एनओसीज है वो दोस्तों सपोर्ट करती है हर एक स्पोर्ट्स को हर एक लेवल पर। और दोस्तों जो एनओसीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एथलीट्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ओलंपिक गेम्स में। और दोस्तों जो एनओसीज होती है वो दोस्तों प्रमोट करती है, एनकरेज करती है ओलंपिक वैल्यूज़ को। मैंने आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले कुछ ओलंपिक वैल्यूज़ बताए थे। कौन कौन से ओलंपिक वैल्यूज़ थे हमारे पास। सबसे पहले था दोस्तों एक्सेलेंस, सेकंड क्या था, सेकंड था फ्रेंडशिप, और थर्ड क्या था, और थर्ड था दोस्तों रिस्पेक्ट। और दोस्तों जो एनओसीज होते हैं मतलब नेशनल ओलंपिक कमिटीज़, ये दोस्तों अपने अपने ऑफिशियल्स को ओलंपिक गेम्स में भेजते हैं। और दोस्तों ये जो एनओसीज होती है ये लोग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देते हैं डोपिंग को स्पोर्ट्स में स्टॉप करने के लिए। और दोस्तों ये जो एनओसीज होती है नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ अलग अलग, ये सभी दोस्तों जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ओलंपिक गेम्स में उसको दोस्तों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस जिसे हम IFS कहते हैं शॉर्ट में। तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होते हैं ये दोस्तों इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्पोर्ट्स को वर्ल्ड लेवल में फैलाने के लिए। और दोस्तों ये जो IFS होते हैं मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस,
ये दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो दोस्तों ओलंपिक गेम्स में टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके लिए। और दोस्तों जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होते हैं ये दोस्तों एवरीडे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं स्पोर्ट्स का। अब मैं आपको दोस्तों कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के नाम बता देता हूं, जैसे कि दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस, जिसको हम शॉर्ट में IAF कहते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा फेडरेशन डी फुटबॉल इंटरनेशनल, जिसको दोस्तों हम शॉर्ट में फीफा कहते हैं। थर्ड है दोस्तों हमारा फेडरेशन डी बास्केटबॉल एमेचर, जिसको दोस्तों हम शॉर्ट में फीबा कहते हैं। तो यही दोस्तों कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज फॉर दी ओलंपिक गेम्स, जिसको शॉर्ट में हम OCOGS कहते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज होती है ये ओलंपिक्स गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तो सोच लिया कि हमें ओलंपिक कराना है, इस जगह कराना है, इस टाइम पे कराना है, इस दिन कराना है, लेकिन उसको एक्चुअली में कराएगा कौन, कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो वो दोस्तों काम कराती है दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और दोस्तों जिस जगह पर ओलंपिक्स को कंडक्ट कराया जा रहा है उस जगह के वेन्यू को, स्टेडियम को, ट्रेनिंग हॉल्स को, ओलंपिक विलेज को तैयार करने का काम, उनको रेडी करने का काम, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ओलंपिक गेम्स को खेला जाएगा, तो ये सब काम दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज ही करती है। और दोस्तों जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज होती है उनके ऊपर दोस्तों उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि दोस्तों जो गेम्स है वो स्मूथली रन कर पाए। और दोस्तों जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज है उनके ऊपर दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज देने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करने के लिए एथलीट्स को और ऑफिशियल्स को। और दोस्तों जब तक ओलंपिक गेम चल रहा है तब तक दोस्तों जो ओलंपिक का झंडा है वो तब तक फहराते रहे, इस चीज को देखने का काम भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ही होता है। और दोस्तों जो ओलंपिक फ्लेम होता है उसको स्टेडियम में लाने का काम भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ही होती है। तो यही दोस्तों कुछ काम थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। लास्ट में हम देख लेते हैं एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों ये तो कुछ मोटे मोटे एसोसिएशंस हो गए, IOC, IFS, NOC, लेकिन इनके साथ में दोस्तों कुछ एडिशनल एसोसिएशंस भी होते हैं, जैसे कि क्लब्स हो गए, एथलीट्स हो गए, जजेस हो गए, रेफरीज हो गए, कोचेस हो गए, और दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स टेक्नीशियंस हो गए। तो दोस्तों ये सभी लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं ओलंपिक गेम्स को सक्सेसफुल होने में। और इसके अंदर दोस्तों कुछ अलग अलग एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, जिसको दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है।